Now we will discuss about menstrual cycle. Menstrual cycle is the reproductive cycle that occurs in female primates. तो हम लोग अब menstrual cycle डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो menstrual cycle होता है, ये menstrual cycle फीमेल प्राइमेट्स में देखा जाता है। तो व्हाट इज menstrual cycle? It is a reproductive cycle that operates in, that is seen in, ठीक है, या seen in female primates. लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि सारे फीमेल प्राइमेट्स में नहीं देखा जाता है। कुछ प्राइमेट्स ऐसे भी हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखा जाता है, जैसे कि लीमर्स हैं। लीमर्स भी तो प्राइमेट्स हैं, लेकिन इनके फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखा जाता है। तो कौन कौन से प्राइमेट्स होते हैं जिनकी फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाती हैं? तो उसमें मंकी का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, एप्स का एग्जाम्पल है और फिर ह्यूमन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, ठीक। अच्छा, जब फीमेल बेबी पैदा होती है तो तुरंत ही उसमें मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हो जाता। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है मीनार्की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्की, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी। यहां पर आप मेंशन करेंगे मीनार्की क्या होता है। तो मीनार्की, तो इट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन that begins at puberty, puberty। और आप प्यूबर्टी जानते हैं, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। यानी इफ a person is sexually mature, if a person becomes sexually mature and now is capable of giving birth to child, तो बोलेंगे कि उसमें प्यूबर्टी आ गई। तो एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है वह एज जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुली डेवलप हो जाते हैं और वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाता है, तो उस एज को प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी जब आती है फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसी को मीनार्की कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और जो मीनार्की है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मीनार्की पहले जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मीनार्की कहते हैं, और एक बार मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये कंटिन्यूड रहता है जब तक कि फीमेल 50 साल का एज अटेन नहीं कर लेती है ऑन एन एवरेज। तो 50 साल तक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है वो होता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो ये जो मीनार्की है, ये मीनार्की इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मीनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ मीनोपॉज भी लिखेंगे। मीनोपॉज का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मीनोपॉज। तो व्हाट इज मीनोपॉज? इट इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। तो आप लिख लेंगे व्हेन when menstruation stops। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? मीनोपॉज।
और on an average it occurs when female attains the age of 50, at the age of 50. तो यूजुअली जो मेनोपॉज एज होता है ये at the age of 50, ठीक है। तो और प्यूबर्टी की जो एज होती है फीमेल में वो 12 से 13 साल या 13 से 14 साल होती है। तो 12 to 13 years of age ये प्यूबर्टी का एज माना जाता है। एवरेज एज है, किसी फीमेल में 14 साल पर प्यूबर्टी आ सकती है, उसमें मेंस्ट्रुएशन 14 साल पर शुरू हो सकता है, किसी में 13 साल पर शुरू हो सकता है, किसी में 12 साल पर शुरू हो सकता है। तो ये एक रेंज है। तो इसको हमने लिख लिया कि 12 से 13 साल की उम्र में एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको मेनार्की कहा जाता है, ठीक है। और लगभग 50 साल की एज तक ये चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आप कह सकते हैं कि 13 साल की उम्र से शुरू हुआ और लगभग 50 साल की उम्र तक चला। तो इसका मतलब हो गया कि लगभग 37 साल, मतलब 35, 36, 37 साल तक फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। तो ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ हुई, मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान फीमेल बच्चे पैदा कर सकती है। तो जो फीमेल है उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होगी फीमेल की, रिप्रोडक्टिव लाइफ वो कितनी ईयर्स की होगी, मतलब वो ड्यूरेशन जब वो बच्चे पैदा कर पाने में सक्षम होंगी। तो मान लेते हैं कि उनमें मेंस्ट्रुएशन 12 इयर्स ऑफ एज पर स्टार्ट हुआ और मेंस्ट्रुएशन जो है 50 इयर्स ऑफ एज पर एंड हुआ, यानी 12 इयर्स ऑफ एज पर मेनार्की है, मेनार्की का एज है और ये मीनोपॉज का एज है, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ 12 साल की एज पर, मेंस्ट्रुएशन बंद हुआ 50 साल पर। तो ये जो पीरियड है 12 साल से लेकर के 50 साल, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 38 साल। तो 38 इयर्स जो है ये एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ है, यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज 38 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये है क्या एक्चुअली। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 दिन का साइकिल होता है ऑन एन एवरेज। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 डेज। तो एवरेज ड्यूरेशन जो होगा, एवरेज ड्यूरेशन of each menstrual cycle is 28 to 29 days। तो एवरेज ड्यूरेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 to 29 डेज का होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइकिल ऑफ इवेंट्स चलता है 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में। जैसे मान लीजिए पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ और इसके 28 दिन के बाद दूसरा मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके 28 दिन के बाद तीसरा मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके 28 दिन के बाद चौथा मेंस्ट्रुएशन हुआ। तो 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में साइकिल ऑफ इवेंट्स चलते हैं, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम one menstruation till the next one। तो starting cycle of event that starts from one menstruation till the second menstruation is called menstrual cycle। ये NCERT बुक का डेफिनेशन है, तो आप इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे कि the cycle of events starting from one menstruation till the next
the cycle of events starting from one menstruation till the next menstruation is called menstrual cycle. तो menstrual cycle क्या है? Cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. तो यहां पर आपको menstrual cycle क्या होता है ये समझाने की कोशिश की गई। अब इसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि जो menstrual cycle चलता है इसी साइकिल के दौरान ओवम का रिलीज होता है, ठीक है। तो वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मिडवे होता है उस समय रिलीज होता है। यानी जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 28 से 29 दिन का होता है। मान लेते हैं 28 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो वन ओवम इज रिलीज्ड, पहले तो ये मेंशन कर लेंगे, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग each menstrual cycle, यानी एक ओवम रिलीज होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये जो ओवम रिलीज होता है इन द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक ओवम रिलीज होता है, और यहां लिख लेंगे ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है, यानी जो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसका मतलब हुआ कि एक ओवम हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, और वो कब रिलीज होता है? जब मिडवे पर होते हैं आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यानी मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो जो ओवम रिलीज होगा वो रिलीज होगा 14वें दिन। तो दैट इज ऑन, जब हम कहते हैं मिडिल तो इसका मतलब होता है दैट इज ऑन 14th डे। और ओवम जो निकलता है वो ओवरी से निकलता है, तो इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक तरह से ये ओव्यूलेशन का समय है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज ओव्यूलेशन occurs on 14th day of each menstrual cycle. menstrual cycle में 4 phases होते हैं, menstrual phase, follicular phase और proliferative phase, ovulatory phase and the last phase that is luteal phase और secretory phase. तो अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 4 फेजेस होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। 4 फेजेस में पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, और फिर चौथा होता है लूटियल फेज, या इसी को सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 4 फेजेस हैं। इसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, और इसमें होता क्या है कि इसमें जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार है वो टूटने लगती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटने लगती है, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी फटती हैं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज होता है वेजाइना के रास्ते, ठीक है।
तो इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये लगभग 3 से 5 दिन तक का चलता है। कुछ फीमेल्स में 3 दिन का होता है ये फेज, कुछ फीमेल्स में 4 दिन का, कुछ फीमेल्स में 5 दिन का। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स, तो मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स थ्रू वजाइना, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स थ्रू वजाइना। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो वजाइना के थ्रू होता है। और जो मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन होता है, इट ऑकर्स फॉर 3 to 5 days, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो ये ध्यान रखेंगे, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो ये ड्यूरेशन हो गया मेंस्ट्रुअल फेज का। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो क्यों होता है, तो इसी को बोलते हैं पीरियड्स चल रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, यानी इंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, खासकर जो यूट्रस के ल्यूमेन के साइड में, वो टूटने लगती है। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो रीजन आप लिख लेंगे ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, और जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा तो ब्लड वेसल का भी ब्रेकडाउन होगा, एंड इट्स ब्लड वेसल्स। So the liquid is released, it contains blood, it contains endometrial tissue, it also contains unfertilized ovum। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में होता क्या क्या है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो एक्चुअली लिक्विड होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो लिक्विड होता है, इट इज लिक्विड। और इस लिक्विड में क्या क्या होता है, ब्लड होता है। इस लिक्विड में ब्लड वेसल के फटने से ब्लड रिलीज होगा, फिर एंडोमेट्रियल टिश्यूज होंगे, उनकी सेल्स होंगी। तो इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यूज होंगी या सेल कह सकते हैं, भाई सेल से ही तो टिश्यू बना है, सेल्स होंगी। और इसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होगा। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज में जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब ब्लीडिंग जो हो रही है, ये तभी होती है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जिस फीमेल में ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये मेंस्ट्रुअल फेज नहीं उसमें होता, यानी मेंस्ट्रुएशन उनमें स्टॉप हो जाता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप ये मेंशन करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर लेंगे मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स if the released ovum is not fertilized। जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसी रास्ते, उसी के साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी रिलीज होगा। तो हमने वही लिखा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ क्या रिलीज होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्योंकि अगर ओवम ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और वहां स्पर्म जा करके फर्टिलाइजेशन कर देगा तो उससे तो जाइगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा और वो इंडोमेट्रियम की दीवार में इम्प्लांटेशन हो जाएगा।
तो एंडोमेट्रियम को जो बॉडी के हार्मोन्स होंगे फीमेल को वो टूटने से रोक देंगे, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, ब्लड वेसल्स फटेंगी ही नहीं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो कब नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन कब नहीं होगा यूजुअली, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना उसके बाद का स्टेप है प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुएशन का बंद होना एक इंडिकेशन है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन कई अदर रीजन से भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो फीमेल्स में कई बार बंद हो जाता है, स्ट्रेस के वजह से बंद हो जाता है, पुअर हेल्थ के वजह से बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन का बंद होना ये श्योरिटी नहीं है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट, बट फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो ये कंफर्म है कि मेंस्ट्रुएशन उसमें नहीं होगा। तो ये चीज आपको मेंशन करना है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यहाँ मेंशन करेंगे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इसलिए बोल रहा है ताकि मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अन्य वजहों से भी तो बंद हो सकता है, अभी बताया कि स्ट्रेस के वजह से, पुअर हेल्थ के वजह से। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, तो मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का बंद होना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ये भी आप मेंशन कर देंगे जो बता चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है स्ट्रेस के वजह से भी और पुअर हेल्थ की वजह से भी, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो लिख सकते हो इट में आल्सो बी ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो menstruation, lack of menstruation, lack of menstruation may also be due to some other reasons, ठीक है, other reasons। अब वो जो अदर रीजंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो अदर रीजंस हो सकते हैं पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सब अदर रीजंस में आप लिख सकते हैं पुअर हेल्थ, ठीक, स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। ये जो फॉलिकुलर फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है, ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद शुरू होता है। और फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, ये देखा जाता है ओवरी में। किसमें देखा जाता है, ओवरी में। तो इसमें होता क्या है कि जो ओवरी के अंदर हमने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होते हैं, ये टर्शरी फॉलिकल में चेंज होता है और ये फाइनली ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज होता है। तो ये कन्वर्जन होता है फॉलिकुलर फेज में। यानी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल get developed into fully mature follicle, that is Graafian follicle। तो यहाँ मेंशन कर लेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एकदम से ग्राफियन फॉलिकल में तो चेंज होगी नहीं। आप डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस पढ़े हैं, बताया गया है आपको। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आपने पढ़ा है सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, तब जाकर के ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और इसी ग्राफियन फॉलिकल में वो जो ओवम होता है वो ओवम पाया जाता है जो कि ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो इसी ग्राफियन फॉलिकल में वो सेकेंडरी oocyte होती है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है ना, वही रिलीज होता है। लेकिन फॉलिकुलर फेज में आप देखेंगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो ग्राफियन फॉलिकल में
कन्वर्ट होती है, वो ग्रो करती है। तो प्राइमरी फॉलिकल ग्रोस इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ये होता है फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। और इसी समय यूट्रस के दीवार में भी जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग पतली हो गई थी, एंडोमेट्रियम की वॉल पतली हो गई, तो उसमें रीजनरेशन होता है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियल सेल्स में, और फिर से एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये मान लीजिए ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट गई थी, ये एंडोमेट्रियल मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से, क्योंकि इसी से क्या रिलीज हुआ था, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। और थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो गई थी, इसके वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग काफी पतली हो गई थी, यानी एंडोमेट्रियम थिन हो गया था, थिन एंडोमेट्रियम। तो इसी को मोटा कर दिया जाता है इस फेज में, यानी इसमें प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम की दीवार में, और एंडोमेट्रियम काफी मोटी हो जाती है, ये एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग मोटी हो जाती है, यानी थिक एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो जिन टिश्यूज का लॉस हुआ था वो फिर से मेकअप हो जाते हैं। तो आप देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज कहां देखा जाता है, इन यूटेरस। तो फॉलिकुलर फेज किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ओवरी में जो चेंज हो रहा है, ओवरी में जो चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसमें फॉलिकुल का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं। और उसी समय एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो रही है प्रोलिफरेशन की वजह से, जो एंडोमेट्रियल सेल्स है उनमें डिवीजन की वजह से, डिवीजन को ही बोलते हैं प्रोलिफरेशन, संख्या बढ़ना, मतलब सेल का संख्या बढ़ना डिवीजन की वजह से, तो उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो रही है यूट्रस में, तो इसलिए फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज दोनों ही नाम रखा जाता है जो सेकंड फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हालांकि दोनों का मतलब अलग अलग होता है, फॉलिकुलर फेज चलता है ओवरी में और प्रोलिफरेटिव फेज चलता है यूट्रस में, और दोनों साइमल्टेनियसली ही ऑपरेट करते हैं। एक जिस समय ओवरी में ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है, उसी समय यूट्रस की दीवार भी मोटी हो रही होती है, तो इसलिए दोनों फेजेस को पैरेलल जो है वो लिखा गया है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये बेसिकली हार्मोन के कारण ये चेंजेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं ओवेरियन हार्मोन के कारण और पिट्यूटरी हार्मोन के कारण ये चेंजेस होते हैं। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि दीज चेंजेस आर मेनली ड्यू टू, ठीक है, तो दीज चेंजेस आर मेनली ड्यू टू, these changes are mainly due to pituitary and ovarian hormones, pituitary and ovarian hormones। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स के कारण ही ये चेंजेस होते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से और ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसके वजह से ओवरी में आप फॉलिकुलर फेज देखते हैं और यूट्रस में आप प्रोलिफरेटिव फेज देखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीजी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं। क्लास 11th में एंडोक्राइन सिस्टम जो चैप्टर था उसमें आप पढ़े होंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, खासकर जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे, तो मैं यहां लिख देता हूं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पीजी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं। और गोनाडोट्रोपिन्स में दो हार्मोन्स होते हैं, LH एंड FSH। तो LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, इनका लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो देयर लेवल ग्रेजुअली
goes on increasing during follicular phase, तो इनका लेवल जो है ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेज के दौरान बढ़ता जाता है, ठीक है। और इससे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। इससे किसका डेवलपमेंट होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। इसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेन रोल प्ले करता है, ध्यान रखेंगे, मेन रोल प्ले करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल चेंज होती है ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप करके, तो ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के वजह से होता है, ठीक है। और अब ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, इसमें खासकर जो टर्शरी फॉलिकल है और जो ग्राफिन फॉलिकल है, फिर इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको एस्ट्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन्स, ये जो एस्ट्रोजन्स होते हैं ये सिक्रीटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन्स आर secreted by growing follicle। तो एस्ट्रोजन जो निकल रहा है ग्रोइंग फॉलिकल से, वो एस्ट्रोजन फिर ये प्रोलिफरेशन कराता है। तो आप समझ रहे, जैसे जैसे फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की दीवार भी क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, प्रोलिफरेशन और होता जाएगा। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल का मैच्योर होना, मतलब ग्रो करना, और एंडोमेट्रियम का मोटा होना, दोनों रिलेटेड है। तो अगर फॉलिकल का ग्रोथ नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। तो अगर एफएसएच नहीं निकला तो फॉलिकल का ग्रोथ नहीं होगा, फॉलिकल का ग्रोथ नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी नहीं होगी, जो टूट चुका था मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, वो एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट नहीं करेगा, उसकी सेल्स प्रोलिफरेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि ये जो एस्ट्रोजन होता है यही ये काम कराता है प्रोलिफरेशन का। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जो LH और FSH का लेवल फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडवे आता है लगभग 14वें दिन इनका लेवल पीक पर होता है। यानी ब्लड में, किसी भी फीमेल के ब्लड में LH और FSH हार्मोन का जो मैक्सिमम लेवल होता है वो 14th डे होता है, मिडवे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इनका जो पीक लेवल होता है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो हमने लिखा है कि देयर लेवल ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, लेकिन इनका जो पीक लेवल होगा, इंक्रीज करते करते आएगा ना पीक, तो वो पीक कब पहुंचेगा? ये लगभग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पहुंचेगा, यानी मिडिल ऑफ द साइकिल। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे इनका पीक लेवल कब आता है। तो LH और FSH का, यानी जो गोनाडोट्रोपिन्स का जो पीक लेवल है, इनका जो पीक लेवल होगा इज अटेन्ड, तो पीक लेवल इज अटेन्ड, ठीक है, पीक लेवल इज अटेन्ड ऑन 14th डे, 14वें दिन के आसपास इनका पीक लेवल आता है, ठीक है, मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज मिडिल ऑफ द साइकिल, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि LH और FSH यानी गोनाडोट्रोपिन का जो पीक लेवल है वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर दिखता है, ठीक है। यानी जो मिडवे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय अगर आप फीमेल का ब्लड ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें LH और FSH का लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता है, यानी वो मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है।
तो इसके कारण ही ओवुलेटरी फेज आता है। हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज डिस्कस कर लिया है, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज डिस्कस कर लिया है। अब हम ओवुलेटरी फेज की तरफ आ रहे हैं। तो ओवुलेटरी फेज में क्या होता है? ओवुलेटरी फेज में ड्यू टू peak level of LH, due to sudden rise in level of LH, यानी LH का लेवल सडन बढ़ता है। जैसे हमने बोला था कि ग्रेजुअली इंक्रीज करता है गोनाडोट्रोपिन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, और 14वें दिन जो है वो मैक्सिमम लेवल हो जाता है। तो जो आप मान के चलिए कि मान लीजिए 3 से 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुअल फेज चला, फिर 5वें दिन से लेकर के 12वें दिन तक समझिए फॉलिकुलर फेज 13वें दिन तक चला, तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, किसका? LH और FSH का। लेकिन 12वें 13वें दिन या 14वें दिन अचानक से लेवल बहुत ज्यादा LH का बढ़ जाता है, तो उसको LH सर्ज बोला जाता है। तो वही हमने लिखा है ड्यू टू सडन राइज इन लेवल ऑफ LH, और इसी को कहा जाता है LH सर्ज। ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन अकर्स। अब इसमें होता क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ये मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल है और इसके अंदर ये ओवम है, ठीक है, दिस इज ओवम। तो या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये मान लेते हैं ये है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये ओवरी, ठीक है, ये ओवरी का पार्ट, दिस इज ओवरी। तो LH के वजह से इसके ऊपर LH हार्मोन का प्रभाव पड़ता है, LH हार्मोन का इन्फ्लुएंस पड़ता है, और इस LH सर्ज के वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है, ठीक है, और इस फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है? ओवम रिलीज होता है, उसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, क्योंकि सेकेंडरी oocyte को ही क्या कहते हैं? ओवम। सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ओगोनिया सब ओवम ही है। तो जो स्टेज ओवम का रिलीज हो रहा है उस स्टेज को सेकेंडरी oocyte कहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो रिलीज ऑफ ओवम कह लीजिए या सेकेंडरी oocyte कह लीजिए, सब चलेगा। तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, और ये फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन। और ये LH सर्ज किस दिन होता है? 14th डे बताए थे मैक्सिमम जो ये लेवल होता है LH, और इस समय FSH का भी लेवल पीक पर होगा, लेकिन LH का लेवल ज्यादा होगा FSH की तुलना में, रिलेटिवली कंसंट्रेशन LH का ज्यादा होता है FSH की तुलना में। तो 14th डे जो LH का पीक लेवल पहुंचा है सडन राइज से LH के, ठीक है, उसी को LH सर्ज कहा जाता है, और उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटती है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और उससे ओवम रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, या रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। भाई ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर ही तो है, तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल बोलिए, या रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी बोलिए। तो ये हो गया ओवुलेटरी फेज में। और ओवुलेटरी फेज के बाद आता है लुटियल फेज। लुटियल फेज में क्या आता है? होता है ये जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाती है एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में, टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये ओवरी का पोर्शन ही मैं दिखा रहा हूँ, ये सब ओवरी है, ओवरी का पोर्शन है, और इसमें जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है ये चेंज हो जाती है, एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। तो लुटियल फेज जो होता है ये, इसमें होता क्या है? अब हम लुटियल फेज की बात कर रहे हैं, लुटियल फेज की बात कर रहे हैं। तो लुटियल फेज में फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम फ्रॉम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, इट्स ग्रोथ, और एक ग्रोथ के बाद फिर कॉर्पस लुटियम समाप्त भी हो जाता है,
उसका डिमाइस भी हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम से संबंधित जो फेज होता है उसको बोलते हैं लूटियल फेज। तो ये 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है और 14वें दिन के बाद जो फटी हुई ग्रेफिन फॉलिकल है वो 15वें दिन 16वें दिन 2-3 दिन में वो चेंज हो जाती है कॉर्पस लूटियम में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 18वें दिन मान के चलिए या 17वें दिन मान के चलिए कॉर्पस लूटियम बन जाता है और इसके बाद इसका ग्रोथ होता है लगभग 20-22वें दिन तक कॉर्पस लूटियम काफी बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाएगा तो इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा। प्रोस्टॉन तो तभी निकलने लगेगा जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगा और उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जब इस कॉर्पस लूटियम में ग्रोथ होगा तो प्रोस्टॉन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और 22वें दिन समझिए कॉर्पस लूटियम अपने मैक्सिमम साइज पर आ जाता है और उस समय इसके अंदर से बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है और लगभग ये 22वें दिन ही अगर ओवम 14वें दिन जो निकला था अगर 15वें से 14वें दिन अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो और इधर 22वें दिन ये कॉर्पस लूटियम काफी बड़ा हो गया है ओवरी में तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन 14वें-15वें दिन हुआ है ओवम का और वो लगभग 7 दिन फर्टिलाइजेशन के 7वें-8वें दिन पहुंच जाता है यूट्रस में, यानी वो भी लगभग 22वां दिन हो गया और कॉर्पस लूटियम भी 22वें दिन बड़ा हो गया है। तो इससे जो प्रोस्टॉन निकलता है वो इस फर्टिलाइज्ड ओवम से जो एम्ब्रियो बन चुका है उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर कॉर्पस लूटियम फिर 22वें दिन के बाद से जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम की जरूरत ही नहीं है, फिर वो रिड्यूस होने लगता है तो फिर धीरे धीरे प्रोस्टॉन की मात्रा कम होने लगती है और प्रोस्टॉन का सबसे बड़ा काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। जो एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हुआ था उसकी एक पर्टिकुलर मोटाई आई थी, वो कॉर्पस लूटियम उस मोटाई को मेंटेन रखता है, उसको टूटने नहीं देता। लेकिन जब 22वें दिन के बाद अगर कॉर्पस लूटियम सिकुड़ने लगेगा और 28वें दिन तक आते आते कॉर्पस लूटियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो 28 दिन बीतने के बाद जब प्रोस्टॉन समाप्त हो गया तो फिर से एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटना शुरू होगी तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग तभी टूटती है जब प्रोस्टॉन का लेवल कम हो जाता है। ठीक, और प्रोस्टॉन का लेवल क्यों कम हो जाता है, ऑलमोस्ट बहुत कम इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम रिड्यूस हो गया, श्रिंक करके। तो लूटियल फेज का संबंध है कॉर्पस लूटियम के बनने से, उसके ग्रोथ से और उसके डेथ से, डेथ मतलब डिमाइज से, श्रिंकिंग से। तो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल से क्या बन रहा है, कॉर्पस लूटियम। तो दैट इज कॉर्पस लूटियम, ये येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, उससे मेन जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। इससे एस्ट्रोजन भी निकलता है लेकिन मेनली इससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो प्रोस्टॉन और ये भी लिख लेंगे, इससे एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, तो इससे एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी इससे रिलीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो कम रिलीज करता है लेकिन प्रोस्टॉन जो है वो ज्यादा रिलीज करता है। और फटी हुई ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम का बनना ये भी इसी LH हार्मोन की वजह से होता है। तो ड्यू टू LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो LH हार्मोन जो है वो भी इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी बिना LH हार्मोन के ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में चेंज नहीं होगी। ठीक है, और कॉर्पस लूटियम से जो प्रोस्टॉन हार्मोन निकलता है, ये प्रोस्टॉन हार्मोन का रोल आप में लिख लेंगे। तो प्रोस्टॉन जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, तो प्रोस्टॉन हार्मोन का जो रोल होता है वो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, तो यहां लिख लेंगे मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यानी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, और इट इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑल्सो। वही तो बोले 22वें दिन जो इम्प्लांटेशन होता है तो 22वें दिन भी कॉर्पस लूटियम को ग्रो करके बड़ा हो जाना है क्योंकि उस समय इससे मैक्सिमम प्रोस्टॉन निकलना चाहिए। तो मेंटेन्स एंडोमेट्रियम एंड नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, तो आप यहां मेंशन कर लेंगे एंड इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन प्लस और नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे, इम्प्लांटेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होता है
एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। कहां से निकलता है? कॉर्पस लूटियम से। ठीक है, तो इसलिए अगर कॉर्पस लूटियम जो है कॉर्पस लूटियम अगर रिड्यूस हो जाएगा तो प्रोस्टॉन की मात्रा कम हो जाएगी, और प्रोस्टॉन की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा और एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा और उससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर और ये फिर सवाल है कि फिर ये कॉर्पस लूटियम 22वें दिन के बाद फिर क्यों रिड्यूस होने लगता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। अगर ओवम का 14वें दिन फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि ओवम का लाइफ स्पान 1 दिन होता है 24 आवर्स, तो ओव्यूलेशन हुआ 14वें दिन ओवम निकला, तो 14वें से 15वें दिन के बीच में उसको स्पर्म चाहिए फेलोपियन ट्यूब में, वो उस समय फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बन गया, वो 7वें दिन पहुंच जाता है यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब से लुढ़कते हुए कहां पहुंच गया? यूट्रस में 7वें दिन। अब 7वां दिन 14 से 7 जब जोड़ोगे तो 21वां 22वां दिन तो हुआ, और इधर ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम तब तक बन चुका रहेगा, ग्रो कर चुका रहेगा मैक्सिमम 22वें दिन, अब उधर पहुंच चुका है एम्ब्रियो यूट्रस में। तो प्रोस्टॉन जब निकलने लगेगा तो यूट्रस में की वॉल में, एंडोमेट्रियम के वॉल में, क्योंकि उस समय मोटी काफी हो चुकी रहेगी एंडोमेट्रियम की वॉल प्रोस्टॉन की वजह से, तो उसमें इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉर्पस लूटियम 22वें दिन तक तो इंतजार किया ग्रो करके कि अभी एम्ब्रियो आएगा, हम इम्प्लांट कराएंगे, तो एम्ब्रियो बना ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो कॉर्पस लूटियम फिर उसका मकसद खत्म हो जाता है, वो फिर रिड्यूस हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजनरेट कब हो जाता है? ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर जाएगा। तो 22वें दिन तक कॉर्पस लूटियम वेट करता है, और उसके बाद 23वें 24वें दिन से वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो लिख लेंगे कॉर्पस लूटियम में डिजनरेशन। तो इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह गया, ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड, तो फिर नो नीड ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब इम्प्लांटेशन की जरूरत ही नहीं है तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स, ये डीजनरेट कर जाता है। ठीक, और जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो गिर जाएगा, और जब प्रोस्टॉन का लेवल गिर जाएगा तो क्या होगा? प्रोस्टॉन का लेवल गिर जाएगा और 28वें दिन तक आते आते प्रोस्टॉन इतना कम हो जाएगा कि एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन या डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम का डिजनरेशन कॉज करेगा, और जब एंडोमेट्रियम का डिजनरेशन होगा तो वही तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में आ जाएगा फिर 28वें दिन के बाद, जो कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज माना जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो आप इसको मेंशन कर लेंगे, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन ऑफ, लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ, यहां लिखने है, जगह नहीं है, leading to menstrual phase of new menstrual cycle। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो दूसरी, एक मेंस्ट्रुएशन के बाद जो दूसरा मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्यों होता है? मेंस्ट्रुएशन का मतलब है मेंस्ट्रुअल फ्लो का वेजाइना से बाहर निकलना, पीरियड्स आना। पीरियड्स क्यों आता है? एंडोमेट्रियल की दीवार, एंडोमेट्रियम की दीवार टूटती है। दीवार क्यों टूटती है? प्रोस्टॉन का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कॉर्पस लूटियम डिसइंटीग्रेट कर जाता है। क्यों डिसइंटीग्रेट कर जाता है? क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ओवम का फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन चाहिए 22वें दिन, और 22वें दिन तक वेट करता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूटियल फेज, और इसको सेक्रेटरी फेज भी इसलिए कहते हैं
क्योंकि लुटियल फेज जो है वो ओवरी के अंदर फटी हुई ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम बना है, इसलिए लुटियल फेज कह दिए। और कॉर्पस लुटियम ग्रो किया, कॉर्पस लुटियम डिसइंटीग्रेट किया, तो ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम से संबंधित फेज चलता है, तो इसलिए इस फेज को लुटियल फेज कहते हैं। सिक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय यूट्रस की दीवार भी अपने तरफ से कुछ सिक्रीशंस, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है, ताकि अभी एम्ब्रियो आएगा तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए सब जरूरी होते हैं। तो पता चला इधर सारी तैयारी ओवरी भी कर रही है और यूट्रस की दीवार भी कर रही है, और उधर फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, कॉर्पस लुटियम फिर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और यदि प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी तो कॉर्पस लुटियम जो है वो मेंटेन रहेगा, और ये मेंस्ट्रुएशन तो स्टॉप हो जाता है। आपको मालूम है प्रेगनेंसी आने के बाद तो मेंस्ट्रुएशन इसलिए स्टॉप हो जाता है क्योंकि जब कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा और इम्प्लांटेशन में हेल्प कर देगा और एंडोमेट्रियम की दीवार की देखभाल करेगा, ताकि उसके अंदर फीटस डेवलप कर रहा है और प्रोस्टॉन का लेवल हाई रहेगा, तो एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन ही नहीं होने देगा, तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं। तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉर्पस लुटियम मेंटेन रखता है ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा, ठीक। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उनका, तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट कर जाएगा। तो कॉर्पस लुटियम यहाँ दो तरह का बिहेवियर दिखाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है ओवम का तो वो मेंटेन रहेगा प्रेगनेंसी को बचाने के लिए। यूट्रस के दीवार में, एंडोमेट्रियम के वॉल में जो इम्प्लांटेशन के बाद जो फीटस डेवलप होता है, उसको वो यूट्रस की दीवार को मजबूती से होल्ड कराए रखता है, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर कॉर्पस लुटियम श्रिंक कर जाता है और बाद में डिजनरेट कर जाता है, प्रोस्टॉन का लेवल गिर जाता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स और जो पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल कैसे वेरी करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के उन 28 दिनों के दौरान। तो मान लेते हैं ये लेवल ऑफ हार्मोन को बताता है ये एक्सिस, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये ड्यूरेशन है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट डे है और ये मान लीजिए 28th डे है, ये मान लेते हैं 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एक्सिस पर है और इस एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन है हार्मोन का, ठीक है, लेवल है हार्मोन का, कॉन्सेंट्रेशन या लेवल ऑफ हार्मोन इन ब्लड। और ये मान लेते हैं 1 से 28 का जो आधा मतलब 14वां दिन है, ठीक है ना, ये 14वां दिन है। और यहाँ पर एक ऐसे ही इंडिकेटिव हम ले लेते हैं, ये लगभग ये 22वां दिन है, 21वां दिन या 22वां दिन, जो भी इसको मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और इंडिकेटर हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए 8वां या 9वां दिन है। अब इसमें जो हार्मोन का लेवल होता है वो कैसे वैरी करता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो LH और FSH हार्मोन का लेवल जो है वो 14वें दिन ही ग्रेजुअली अचानक से सर्व होता है, इस तरह से LH हार्मोन का लेवल है, ठीक। तो ये LH हार्मोन, ये LH सर्ज दिख रहा है आपको, अचानक से देख रहे हैं, पहले ग्रेजुअल LH इंक्रीज किया और अचानक से आप देख रहे हैं बहुत तेजी से पीक चढ़ गया, तो LH सर्ज इसको बोला जाता है। और LH के साथ ही FSH भी रिलीज होता है, तो वो भी लगभग यही पैटर्न दिखाता है, ठीक है, ये भी लगभग यही पैटर्न दिखाता है, ये तो FSH। तो LH और FSH हार्मोन दोनों का जो मैक्सिमम पीक होगा वो 14वें दिन के आसपास आएगा, हो सकता है 13वें दिन आ जाए, हो सकता है 14वें दिन आ जाए। तो शरीर में FSH एंड LH का पीक आपको एक ही बार मिलेगा, और वो जो पीक मिलेगा वो 13th और 14th डे मिलेगा, ठीक है, 13th और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक देख लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक कब मिलता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो पीक होगा वो आपको मालूम है अभी 21-22 दिन कॉर्पस लुटियम 14वें दिन के बाद बनता है। तो ये मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कांस्टेंट है, और ये जब कॉर्पस लुटियम बनने लगा तभी निकलेगा, और ये फिर ये पीक जाएगा। और उसके बाद अगर कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं रहा तो फिर ये गिर करके डिमाइस हो जाएगा, फिर ये। तो ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक, कॉर्पस लुटियम। और एक पीक ऐसे भी जा सकता है। तो इफ
फर्टिलाइजेशन फेल्स इफ एफ फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो गया इसका मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, नो इम्प्लांटेशन, तो कार्पस लुटियम फिर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो प्रोस्टॉन का लेवल भी गिर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, तो भाई फीटस को मेंटेन करना है, एंडोमेट्रियम की दीवार को मेंटेन करना है, तो कार्पस लुटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा, मेंटेन रहेगा, और उससे क्या निकलता जाएगा, उससे निकलता जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में ये वाला लाइन नहीं दिखाया है, वो दिखाया है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या नॉर्मल केस में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है। वो तो फर्टिलाइजेशन एक फीमेल में कब होगा, जब फीमेल की मैरिज होगी, स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होगा। तो प्रेगनेंसी तो पूरे लाइफ टाइम में फीमेल में 2 ही 3 बार तो होती है। एक फीमेल कितने बच्चे पैदा करती है, ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो ये हमेशा तो होगा नहीं। तो यूजुअली फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, फर्टिलाइजेशन कभी कभी होता है। तो जब होगा तब तक ये वाला ग्राफ आ जाएगा, जब नहीं होगा तो ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का हो गया। तो ध्यान रखेंगे ये जो ग्रीन लाइन से जो लेवल दिखाया जा रहा है हार्मोन का बढ़ते हुए, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। तो आप लिख लेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो पीक होगा वो सिर्फ एक ही बार पीक आएगा, एक ही बार इसका पीक आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका पीक सिर्फ एक ही बार आएगा, इसका पीक सिर्फ एक ही बार आएगा, और वो आएगा 21वें या 22वें डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो पीक होगा, तो एफएसएच का पीक कब आएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक कब आएगा। अब उसके बाद आता है एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन का जो पीक होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो पीक होगा वो पीक होगा 2 बार। एक बार तो तब पीक होगा जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफेन फॉलिकल बन रही है। तो आप यहाँ पीक दिखा दीजिए, तो एक पीक ये बन गया, ये पीक बड़ा बनेगा, मतलब 9वें 10वें दिन तक एक तरह से आप देखेंगे टर्शियरी फॉलिकल पूरी अच्छे से डेवलप हो चुकी रहती है, और उसके बाद फिर ये हट गई ग्राफेन फॉलिकल, तो फिर से पीक खत्म हो गया। अब फिर से जब कॉर्पस लुटियम बनेगा तो फिर से एक बार पीक आएगा, लेकिन ये पीक इस वाले पीक से छोटा होगा, इसका लेवल, ठीक। तो आप देखेंगे एस्ट्रोजन में 2 पीक है, एक पीक ये है और एक पीक ये है। ये फर्स्ट पीक है, देखो इसका लेवल ज्यादा है, ये वाला पहाड़ छोटा है, ये वाला पहाड़ बड़ा है, ये वाला पहाड़ छोटा है। तो आप देखेंगे जो ब्लू वाली जो लाइन से जो ग्राफ दिख रहा है वो एस्ट्रोजन के लेवल को बता रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। तो आपने एफएसएच हार्मोन का लेवल देखा, आपने एलएच हार्मोन का लेवल देखा, आपने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखा, और आपने एस्ट्रोजन का लेवल देखा। तो एस्ट्रोजन का जो पीक होगा वो एक नहीं होगा, एस्ट्रोजन का 2 पीक होगा, ठीक है। इसके 2 पीक्स होंगे, 2 पीक्स। एक पीक जो होगा वो 8th/9th डे ऑफ एमसी, ठीक है, 2 पीक होगा। और जो दूसरा पीक होगा वो 21st या 22nd डे ऑफ एमसी। ये जो एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है वो कॉर्पस लुटियम से सिक्रीट हो रहा है, ये जो सिक्रीट हो रहा है वो टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफेन फॉलिकल से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का सोर्स अलग है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों 22 का कॉर्पस लुटियम सबसे ज्यादा बड़ा होता है, प्रोजेस्टेरॉन इस समय में पीक दिखाता है। एफएसएच और एलएच का फॉलिकुलर फेज में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, और 13वें 14वें दिन अचानक से राइज होता है लेवल, तो ये हो जाएगा एक पीक, तो वो आपको 13वें 14वें दिन मिल गया। तो इस तरीके से हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा दिया है, और उसमें जो 4 हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कैसे फ्लक्चुएट करता है वो भी आपको बता दिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से सहमत नहीं हूँ, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से समझा दूँ। तो कई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ, ताकि बच्चे जो है वो इतना ही पढ़ ले वही बहुत है, क्योंकि मैंने कई सालों से बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश की, तो बच्चों को ये लगता है कि ये सब वेस्ट है। तो केवल कुछ ही बच्चों को ये चाहिए होता है, तो जिन बच्चों को चीज़ सीखना होता है मुझसे वो अलग से मैसेज करके या बात करके वो हमसे समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने अब इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है कि अननेसेसरी आप बच्चों के ऊपर बर्डन क्यों डालिए। जो पढ़ना चाहेंगे खुद ही आपसे पूछ लेंगे। तो अगर 10 बच्चे हैं तो 2 ही उसमें पढ़ते हैं,
8 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये मैं देख चुका हूँ। टेस्ट का आप लोग का रिजल्ट जब आता है तो समझ में आ जाता है। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोग को बताऊं। तो एक चीज़ जो बहुत ही ब्लंडर किया गया है एनसीईआरटी बुक में, वो ये किया गया है कि इन्होंने कहा है कि फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जबकि फॉलिकुलर फेज में ऐसा नहीं होता है। फॉलिकुलर फेज में टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, वो आपको आगे के क्लासेस में समझ में आएगा, और जिनको समझना होगा वो स्पेसिफिकली हमको मैसेज करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चा मेरा लेक्चर ये सुना है और ध्यान दिया इस बात पर, तो मैं उसका रीज़न उसको बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन रीज़न है। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा डिटेल।